लायबिलिटीज का, असेट्स का बैलेंस शीट में। अब आपको क्या करना है जी, इसको देखते हैं। ये वाला जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का कहां कहां पे बनता है। 4 अलग अलग हेड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आता नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। आपको ये याद करना जरूरी है और इसका निमोनिक क्या है जी याद करने का। देखिए बहुत सारे बच्चों का मुझे ये डाउट आता है, सर बैलेंस शीट कैसे बनाए। सर बैलेंस शीट ही नहीं बनती। कोई भी बुक उठा लो, चाहे पार्टनरशिप उठा लो, चाहे कंपनी अकाउंट उठा लो, चाहे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो, सर बैलेंस शीट ने दुखी कर रखा है। तो बच्चों आज मैं आपसे आपके 10 से 12 मिनट लूंगा और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आप कोई भी चैप्टर हो, बैलेंस शीट में गलती तो नहीं करके आओगे। तो आज अपने 10 से 12 मिनट मुझे दे दो और बैलेंस शीट आपके टिप्स पे करा दूंगा मैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है किसकी, एक बिजनेस की, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप बैलेंस शीट आज बना रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की दिखाएगी वो आज की दिखाएगी। उसके बाद क्या, इट डिस्प्लेज व्हाट द बिजनेस ओन्स। बिजनेस के पास क्या क्या है और बिजनेस को कितना पैसा देना है। तो असेट्स और लायबिलिटीज ये दिखाता है बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में समझने से पहले हमें समझना है असेट्स क्या होते हैं। तो असेट्स का हिंदी अनुवाद होता है हमारी संपत्ति। तो ये हमारे होते हैं बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है जी। और इनसे बिजनेस क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस के होते हैं उसे बोलते हैं हम असेट्स। अब असेट्स में हमारे पास ये आता है, कार, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश, बैंक बैलेंस और इसके अलावा और कोई भी चीज जिसे मैं अपना इकोनॉमिक रिसोर्स बोल सकूं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज हमारा होता है उधार। इसका मतलब बोरोड फंड्स, या फिर ये पैसा जो आपको वापस देना है किसी और को। तो लायबिलिटीज मेरा होता है उधार पैसा। अब इसमें क्या क्या आता है आपके पास, कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों आता है, क्योंकि बच्चों ये पैसा भी तो ओनर का होता है। और बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। अब इसमें बाइफर्केशन समझते हैं। तो आपका कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है वो तो होता है आपका इंटरनल लायबिलिटीज, और बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स की बात करें तो वो आपकी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्यों समझना जरूरी है ये अभी पता लग जाएगा आपको। अब जो प्रिंसिपल है बैलेंस शीट का वो क्या है जी, उसके पीछे एक ही आइडिया चल रहा है मेरा, और उस आइडिया को बोलते हैं हम असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। हमारी बैलेंस शीट में असेट्स हमारे लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। तो हमें यह देखना होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज में हमारे इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज आता है, पर अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मानना हमें यह है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, ये होता कैसे है। तो बैलेंस शीट आपकी एक स्टेटमेंट है जो ये दिखाती है कि असेट्स आपके जो बिजनेस के हैं वो लायबिलिटीज के बराबर है। इसका मतलब टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। और जो स्टेटमेंट बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, आपकी लेफ्ट साइड आती है लायबिलिटीज, राइट साइड आती है आपके एसेट्स। तो लेफ्ट साइड में आपकी जितनी भी लायबिलिटीज है वो सारी होगी। यहां पे लिमिटेड लायबिलिटीज लिखी है लेकिन हर क्वेश्चन में अलग होता है। सिमिलरली यहां पे लिमिटेड एसेट्स लिखे हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो जितने भी एसेट है वो आ जाएंगे यहां पर। ये हो गया जी आपका बेसिक फॉर्मेट किसका, लायबिलिटीज का, असेट्स का बैलेंस शीट में। अब आपको क्या करना है जी, इसको देखते हैं। ये वाला जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का कहां कहां पे बनता है, तो आपको पता ही है। ये वाला जो फॉर्मेट है आपका, ये वाला जो फॉर्मेट है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है देखते हैं जी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जो कि आपकी बुक नंबर 1 है, वहां पे आपने ऐसी ही बैलेंस शीट देखी है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां पर मैंने एक चीज नहीं लिखी, मैंने यहां पर एक चीज नहीं लिखी, और वो क्या है, कंपनीज। यहां पर आपने देखा होगा मैंने कंपनीज नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी जी, क्योंकि कंपनीज की बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं अब कैसे बनेगी। तो हमारे पास बनानी है बैलेंस शीट हमें कंपनीज की। इंडिया में कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जितनी भी कंपनीज होगी उन्हें यह मैंडेटरी है फॉलो करना। तो हमारे पास आ जाती है। अब इस बैलेंस शीट में क्या फर्क आता है पहले तो यह समझते हैं
ये बैलेंस शीट हमारी बनती है वर्टिकल, ऊपर से नीचे। अभी हमने जो बैलेंस शीट देखी थी बेसिक फॉर्मेट, वो हॉरिजॉन्टल बन रही थी, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक। ये बनेगी आपकी वर्टिकल। सबसे पहले आपके पास आएगी यहां पर लायबिलिटीज। तो देखिए जी, लायबिलिटीज में आपके पास क्या आ गया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। क्या आ गया जी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इसमें आते हैं आपके पास चार अलग अलग हेड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आता नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। आपको ये याद करना जरूरी है, और इसका निमोनिक क्या है जी याद करने का, देखिए। तो यहां पे शेयर होल्डर फंड एस से होता है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी एस से होता है, नॉन करंट एसेट्स एन से होता है, और करंट लायबिलिटीज सी से होता है। तो हमने लिखा यहां पर एस एस एन सी। इसका निमोनिक क्या बना, साफ सफाई नहीं चलेगी। साफ सफाई नहीं चलेगी, आप ये याद रख सकते हैं, और आपके ये हेड्स आपको याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद आती है जी इसमें डिटेल्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आते हैं, शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, फिर मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स आता है। सेकंड में कुछ नहीं आता। थर्ड में देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब आपको इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखनी है, वो क्या है। जैसे अगर मैंने लिखा शेयर होल्डर फंड्स, यहां पे एक कॉलम है आपके पास नोट नंबर। शेयर होल्डर फंड्स में मेरे पास है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के आगे मैंने लिखा नोट नंबर 1। इसका मतलब क्या होगा जी, ये जो है मेरा नोट बन जाएगा शेयर कैपिटल का, ठीक है जी, और फिर नोट्स हमारे अलग आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट नंबर 2, इसका मतलब ये नोट नंबर 2 में इसकी डिटेल्स मिलेगी, बैलेंस शीट के बाद बनते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी लायबिलिटी साइड। अब चलते थी असेट साइड पर बैलेंस शीट के। कौन सी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। तो देखिए जी, इसमें असेट्स आया टॉप पर, इसमें हमारे पास दो हेडिंग्स होती है मेन, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। याद रखने का तरीका, एनसीए नॉन करंट एसेट्स, तो एनसीए और करंट एसेट सीए डैश सीए। ये याद रखिए, आपको दोनों हेड्स याद रहेंगे, सिंपल सा है, एनसीए सीए आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं जी, इसमें हमारे पास है जी नॉन करंट में आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी कुछ और चीजें आती है, वो है जी टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ऐसे आप बैलेंस शीट याद कर सकते हैं, टुकड़ों में याद करिए बैलेंस शीट को, तभी याद होगी। अगर आप सोचोगे एक बैलेंस शीट को पूरा आप एक बारी में याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। बेसिक फॉर्मेट तो हमारा बिल्कुल बेसिक है, लेफ्ट साइड पे हमने लायबिलिटीज लिखी, राइट साइड पे हमने एसेट्स लिख दिए। अगर हम कंपनी की बात करें तो उसे याद करने का तरीका यह है, टुकड़ों में याद करिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आता है, सर हमारी जो बैलेंस शीट है ना वो मैच नहीं होती। सर परेशान आ जाते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। और देखो एक चीज सच बताता हूं, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है कि उसकी बैलेंस शीट एक बारी में मैच हो जाए। तो आज आपको मैं हैक्स भी बताऊंगा कि बैलेंस शीट आप कैसे मैच कर सकते हैं एक ही बारी में। देखते हैं जी, तो अगर मान लेते हैं लेट्स से मेरी ये बैलेंस शीट है, ठीक है जी, यहां पे आया मेरा कुछ अमाउंट 1 लाख रुपीस, लायबिलिटी साइड का टोटल 1 लाख आया, और यहां पे आ रहा है एसेट साइड में मेरा 95,000। तो डिफरेंस आ गया ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस का पता लगाना है। 1 लाख ये है और 95,000, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 लाख माइनस 95,000 इज इक्वल्स टू 5,000। ये आ गया मेरा डिफरेंस का अमाउंट। पहले आपने डिफरेंस पता लगा लिया, उसके बाद अब आप हैक्स लगा सकते हैं। हैक्स देखते हैं जी, हमारे पास क्या है। हैक नंबर 1 है आपके पास, लुक फॉर द सिमिलर अमाउंट एज डिफरेंस। तो हमारा जो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था वो ये देखा था कि यहां पे 1 लाख आ रहा था और यहां पे आ रहा था 95,000, राइट। तो मैंने जो डिफरेंस निकाला था वो 1 लाख माइनस 95,000 इज इक्वल्स टू 5,000 आया था, राइट। तो 5,000 का जो डिफरेंस आया था, अब मेरे को क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जाना है और मेरे को देखना है कोई 5,000 की आइटम मैंने मिस तो नहीं कर दी।
5,000 रुपए की आइटम कोई मिस तो नहीं कर दी असेट साइड पे लिखने में। तो आप सबसे पहला हैक ये लगाएंगे, डिफरेंस पता लगाने के बाद वैसा ही सिमिलर अमाउंट ढूंढो। अगर सिमिलर अमाउंट मिल जाता है तो हमारा हैक नंबर 1 सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हैक नंबर 2 पर। हैक नंबर 2 क्या है? चेक कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट्स एंड अप्रोक्सीमेशंस अगेन। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, देखो ध्यान से। लेट्स से आपका टोटल आ रहा है यहां पे 95,000, ठीक है जी, और यहां पे आ रहा है आपका कुछ 94,667। बहुत छोटे अमाउंट से डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा ये गलती आपकी अप्रोक्सीमेशन की हो सकती है कि आपने अप्रोक्सीमेट ली होगी कोई वैल्यू जो कि यहां पे तो लिख ली, यहां पे नहीं लिखी। तो अप्रोक्सीमेट्स अपने जाके चेक करो, अगर वो अप्रोक्सीमेशन का एरर है तो ये हैक आपका लग जाएगा और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी जी। अब आते हैं तीसरे नंबर हैक पर। हमारे पास तीसरा नंबर हैक क्या है? चेक फॉर द मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंस। आपको क्या चेक करना है? यहां पे मल्टीपल्स चेक करने, किसके? डिफरेंस के। एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए यहां पर आया और यह आया 95,000, ठीक है जी। तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया? 5,000 आ गया, ठीक है जी। अब मेरे को ऐसा नंबर देखने हैं जो 5,000 के मल्टीपल हो। उससे क्या हो सकता है? उससे मेरी अमाउंट मैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल भाई 2500 का कुछ था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना था और फिर रिकॉर्ड करना था, तो दिखा आपको। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि 5,000 का हमने ले लिया, 5,000 का मल्टीपल 1 ही हो गया, तो 5,000 की कोई आइटम थी वो तो मिस हो गई, तो ये तो मेरा हैक नंबर 1 ही लग जाएगा यहां पर, ठीक है जी। अब मान लेते कोई 10,000 का था, 10,000 की कोई अमाउंट थी, उसे हाफ करके लिखना था मुझे, वो लिखना भूल गया, इसलिए मेरा डिफरेंस आ रहा है। तो ये थे आपके हैक्स जो आपकी बैलेंस शीट मैच करने में आपकी हेल्प करेगा। देखो मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूं और मुझे समझ में आता है यार वो दर्द जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो परेशानी भुगतनी ना पड़े जो मैंने भुगती थी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हमारे पास। अब आपके लिए एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूं और वो है हमारा विजेता बैच। हमारा विजेता बैच एक्चुअली में लॉन्च हो चुका है और आप क्या कर सकते हैं? आप मैक्सिमम सेविंग्स उठा सकते हैं। कैसे जी? मेरा एक कोड है RA007। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 37% ऑफ मिल जाएगा सारे कोर्सेज पर। तो मैं आपको पोर्टल खोल के दिखा देता हूं एक बारी, देखिए। हम आएंगे यहां पर करियर्स अड्डा वेबसाइट पे जाएंगे हम। करियर्स वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा जी यहां पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप। ऑल कोर्सेज में जाके आप सीयूईटी क्रैश कोर्स चूज करेंगे। सीयूईटी क्रैश कोर्स में आपके पास आ जाएगा जी कॉमर्स का बैच। तो आप कॉमर्स के बैच पे जाएंगे और यहां पर आप आएंगे और कोड लगाएंगे RA007, अप्लाई करेंगे यहां पर, तो आपको ऑटोमेटिकली 37% ऑफ मिल जाएगा सारे कोर्सेज पर। तो इस तरह से आप अपनी मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर सकते हैं, जहां पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ आएगी बैलेंस शीट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये बैलेंस शीट कैसे आपकी हेल्प कर रही है, ये वीडियो आपको बैलेंस शीट बनाने में कैसे हेल्प कर रही है, जरूर बताइएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।